नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं हरीश वारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज, सीहोर, मध्य प्रदेश से आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विषय का एकक 5 पृष्ठ रसायन का भाग 2 उत्प्रेरण और एंजाइम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या हैं? आइए देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है और ये क्या होते हैं। वे भारी पदार्थों की उपस्थिति मात्र से जब कोई रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। विभिन्न भारी पदार्थों के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं पर प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले 1835 में बर्जीलियस ने किया। उन्होंने ऐसे पदार्थों के लिए उत्प्रेरक पद कैटालिस का सुझाव दिया। अब देखते हैं क्या परिभाषा है। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस परिघटना को, इस अभिक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं। बच्चों, आखिर उत्प्रेरण होता कैसे है? एक आधुनिक अवधारणा जो है वो ये कहती है कि उत्प्रेरक जब अभिक्रिया में के साथ भाग लेता है तो अभिक्रिया में उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है और साथ ही साथ एक नया पथ बना के अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक और अभिकारकों से अभिक्रिया करके ये पहले माध्यमिक यौगिक बनाता है जो बाद में उत्पाद में परिवर्तित होता है और उत्प्रेरक उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ बता रहा है। जो ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा और रिएक्शन कोऑर्डिनेट अर्थात अभिक्रिया दर के मध्य खींचा गया है, ये रिएक्टेंट हैं, अभिक्रियक हैं या अभिकारक हैं। और जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये सक्रिय ऊर्जा अधिक मात्रा में लेते हैं। सक्रिय मात्रा से क्रिया करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अर्थात सक्रिय संकुल बनाते हैं और फिर उत्पाद बनाते हैं। लेकिन जब हम इसमें अभिकारक के साथ हम इसमें कैटलिस्ट या उत्प्रेरक मिला देते हैं तो ये एक नया पाथ बना है जो नीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है। ये नया पाथ बनकर उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है और इससे ऊर्जा की कमी के साथ साथ ये तुरंत एक माध्यमिक यौगिक बनाता है और फिर ये उत्पाद में बदल देता है और अंत में आपका उत्प्रेरक अभिक्रिया से संपर्क करने के बाद मुक्त हो जाता है या निकल जाता है। तो बच्चे, कुछ और पदार्थ भी होते हैं जिसे हम वर्धक और विषकारक भी कहते हैं। ये वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अमोनिया बनाने की हैबर विधि में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मोलिब्डेनम लोहे के साथ इनको उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोलिब्डेनम इस लोहे के लिए वर्धक का कार्य करता है जो उसकी दर को बढ़ा देता है और उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है और इससे अमोनिया प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण
को दो समूह में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरण और नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरण। आइए देखते हैं सबसे पहले कि समांगी उत्प्रेरण क्या है। जब अभिक्रियक अर्थात अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हों अर्थात द्रव या गैस में होते हैं तो प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे शीश कक्ष विधि में जो लेड चैम्बर प्रोसेस कहलाता है, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और देखिए अभिक्रिया देखिए 2SO2 जो कि गैसीय अवस्था में है, डाइऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य, यह भी गैसीय अवस्था में है, और उत्पाद हमारा 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में बनता है। तो जैसे अभिक्रिया हमारी परिभाषा कहती है कि जब अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों समान हो, तो हमारा अभिक्रियक सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, डाइऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है, और हमारा उत्प्रेरक NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस अवस्था में है, तब इसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरक की प्रक्रम में जिसमें अभिक्रियक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। अर्थात दोनों की अभिक्रिया कारक और उत्प्रेरक की दोनों की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न हो। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, जैसे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क विधि में जब प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं तो प्लेटिनम की उपस्थिति में जब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में है, लेकिन प्लेटिनम ठोस अवस्था में होता है और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर प्लेटिनम दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग हैं, इसलिए यह एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अभिक्रियक गैसीय प्रावस्था में है जबकि उत्प्रेरक प्रावस्था में है। कुछ और अन्य उदाहरण देखें। जैसा अभी पूर्व के हमने पढ़ा था अमोनिया बनाने की हैबर विधि में लोहा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो नाइट्रोजन गैसीय रूप में, हाइड्रोजन भी गैसीय रूप में, अभिक्रियक या अभिकारक गैसीय अवस्था में, लेकिन इस्तेमाल किया जाने वाला हमारा उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है जो कि लोहा है। ये दोनों की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, तो यह एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक और विष में क्या अंतर है। जैसा हमने अभी पहले बताया था कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिश्रित करने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जबकि विष वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमने जैसा देखा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में हमने कहा कि एमओ लोहे के साथ उत्प्रेरक वर्धक है, मॉडरेटर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे तो वो उत्प्रेरक विष का काम करेगा, तो अमोनिया के उत्पादन को कम कर देगा, उसकी दर कम हो जाएगी। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, जबकि ये भी उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब आखिर में विषमांगी उत्प्रेरण होता कैसे है, इसका क्या सिद्धांत है। आधुनिक सिद्धांत जो है दो सिद्धांतों का योग है, एक मध्यवर्ती सिद्धांत और प्राचीन सिद्धांत का संयोजन है, उसका मिला हुआ रूप है कि उत्प्रेरण कैसे होती है। जब उत्प्रेरण होता है तो उत्प्रेरक की सतह पर ही पूरी अभिक्रिया केंद्रित होती है। इसकी क्रियाविधि 5 पदों में संपन्न होती है। नंबर 1, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियकों का विस्तरण, अर्थात वे उसकी सतह पर आकर विस्तृत होते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण होता है दूसरे पद में। तीसरे पद में एक मध्यवर्ती यौगिक संकुल का निर्माण होता है जो उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए किस प्रकार से हो रही है ना। और चौथे पद में उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पाद का विशोषण होने के बाद सतह
का दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध होता है। जब सांद्रता बढ़ जाती है तो उत्पाद बन जाता है, उत्पादक बनकर उसका विशोषण होता है। देखिए ये चित्र में आपको जैसा दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ये क्रियाकारक कैटालिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, अर्थात उत्पाद की सतह पर कई सारी मुक्त संयोजकताएं हैं, उसमें हमारा अभिक्रियक ए और बी आकर इसकी सतह पर अधिशोषित होते हैं और ये ए और बी बनाते हैं। उसके पश्चात तीसरे पद में जब ए और बी मिलकर एक सक्रिय संकुल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट माध्यमिक यौगिक बनाता है आपस में, और जब इनके साथ ए बी आपस में जुड़कर उत्पाद में बदल जाते हैं, तब हमारा चौथे पद में कैटालिस्ट फिर से निकलकर अगली अभिक्रिया के लिए तैयार होता है। ये दोनों मिलकर प्लैटिनम उत्प्रेरक के साथ जल बनाते हैं। दूसरा है इसकी वर्णात्मकता या चयनात्मकता, सेलेक्टिविटी। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मक उसकी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। जब उन्हीं रासायनिक अभिक्रिया अवस्थाओं में अनेक उत्पाद बनाना संभव हो। विभिन्न उत्प्रेरकों की वर्णात्मकता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और उसी प्रकार एक उत्प्रेरक से हम सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित या उत्प्रेरण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रारंभ करके विभिन्न उत्प्रेरकों के प्रयोग से हम भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, कि सबके लिए, जैसे हम अगर कहें कि एक ताले की एक ही चाबी होती है, एक चाबी से हम सभी ताले नहीं खोल सकते, इसी प्रकार से उत्प्रेरक की भी एक विशिष्टता या वर्णात्मकता, चयनात्मकता, जिसे हम सेलेक्टिविटी कहते हैं, वो भी होती है। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन निकिल उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके मैथेन बनाता है। अब आप बात करते हैं कि एक और स्वरूप है उत्प्रेरण का, है वो है एंजाइम। एंजाइम अर्थात प्रकीर्णन क्या होते हैं? एंजाइम एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक हैं जो जीवित पौधों और जंतुओं से उत्पन्न किए जाते हैं, और ये जंतुओं और वनस्पतियों में ही पाए जाते हैं। वास्तविक रूप से ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं। कई सारे प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से संबंधित अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। जंतुओं और पौधों में जीवन प्रक्रम के लिए होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइम अर्थात प्रकीर्णन द्वारा उत्प्रेरित होती है। हमारे शरीर में पाचन से लेकर कई सारी घटनाएं जो होती हैं, रिएक्शन होती हैं, वो सब एंजाइम के मार्फत ही होती है, और इसमें एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः एंजाइम के लिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक शब्द करना प्रयोग उपयुक्त होता है, और इनके उत्प्रेरण की परिघटना को हम जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं या बायोकेमिकल कैटालिसिस कहा जाता है। आइए कई सारे उदाहरण देखते हैं। सुक्रोज अर्थात इक्षु शर्करा, जिसे केन शुगर कहते हैं, उसका प्रतिलोमन किस प्रकार से होता है? इन्वर्टेज एंजाइम इक्षु शर्करा अर्थात सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। देखिए C12H22O11 या आपकी सुक्रोज है का जब जल अपघटन कराते हैं, प्रतिलोमन कराते हैं, तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज, C6H12O6 अर्थात फ्रक्टोज में बदल देता है। इसी प्रकार ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, जब ग्लूकोज का किण्वन कराया जाता है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है।
किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब ग्लूकोज C6H12O6 को जाइमेस एंजाइम के साथ उत्प्रेरक अभिक्रिया कराई जाती है एंजाइम के रूप में, तो यह एथिल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार दूध का दही में परिवर्तन, यह एक एंजाइमिक अभिक्रिया है जो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस एंजाइम द्वारा होती है। जब दूध को जमाया जाता है तो कई सारे लैक्टोबैसिलस। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के क्या अभिलक्षण होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। नंबर 1, सर्वोत्तम दक्षता। एंजाइम का एक अणु अभिक्रियक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है, अर्थात इसकी दक्षता अपने से 10 लाख गुना ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से नंबर 2, उच्च विशिष्ट प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए अति विशिष्ट होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। जैसे हम एक चाबी से केवल एक ही ताला खोल सकते हैं, एक चाबी से हम बहुत सारे ताले नहीं खोल सकते। उसी प्रकार से उदाहरण के लिए एंजाइम यूरेस केवल यूरिया के जल अपघटन को ही उत्प्रेरित कर सकता है। अब तीसरी इसकी अभिलक्षण इष्टतम तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम एक विशेष तापमान पर ही अच्छे से दक्षतापूर्ण कार्य करता है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर होती है जिसे इष्टतम ताप कहते हैं। अधिकतम वही जिस पर वह अधिकतम कार्य करता है उसे अधिकतम ताप कहते हैं। एंजाइम की सक्रियता का इष्टतम ताप 298 से 310 केल्विन होता है। चौथा, इष्टतम पीएच पर यह सर्वाधिक सक्रिय होता है। हर एंजाइम का एक उच्चतम पीएच होता है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित पीएच पर होती है जिसे इष्टतम पीएच कहते हैं। अधिकतम होती है, इसका मान 5 से 7 के मध्य होता है। 5 से 7 पीएच के मध्य हर एंजाइम बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। अब बात करते हैं, हालांकि बहुत सारे गुण हैं लेकिन हमने प्रमुख गुण लिए हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, आखिर एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतह पर बहुत सारे कोटर छिद्र होते हैं। ये कोटर अभिलक्षण आकृति के होते हैं जिसमें कई सारी मुक्त संयोजकताएं होती हैं। इनमें सक्रिय समूह जैसे NH2, COOH, SH, OH आदि होते हैं। वास्तव में ये सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र हैं। ये अभिक्रियक के अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है, इन कोटरों में से एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। ये विशेष समूह इन अभिक्रियक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो प्रतिपूरक समूह होते हैं इनको ताले चाबी के समान ये आपस में जोड़ लेते हैं। सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण एक सक्रिय संकुल बनता है जो विघटित होकर उत्पाद बनाता है। इस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं 2 पदों में संपन्न होना माना जाता है। देखिए मैकेनिज्म अगर देखें तो 2 पद में कैसे होता है। पहला पद है सक्रिय संकुल बनाने के लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन होता है। अगर ई हमें एंजाइम मानते हैं और एस कोई सबस्ट्रेट है, एक अभिक्रियक है जिस पर एंजाइम कार्य करेगा, तो ये आपस में मिलकर ईएस एंजाइम बनाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। स्टेप पहला पद की बात करें तो एंजाइम किसी अभिक्रियक पर जो समूह हमने बताए थे जैसे NH2, COOH,
SHOH के साथ परिपूरक के रूप में उनकी अवस्थाओं पे जाकर वो फिट हो जाता है और एक माध्यमिक यौगिक या सक्रिय संकुल बना लेता है। इस प्रकार से ये पहला पद होता है। अब चित्र में नीचे देख रहे हैं कि यह एक एंजाइम है जो चाबी की भांति दिखाई दे रहा है और सबस्ट्रेट है जो इसके प्रतिपूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसी वजह से ये एक दूसरे के सांचे में फिट होते हैं। और ये देखिए इस प्रकार तीसरे चित्र में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हमने ES से प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पर एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर कार्य करता है। जैसे हमने चाबी लगाई ताले में, तब चाबी को घुमाते हैं तो उसके लीवर आगे पीछे होते हैं और जब यह आपस में जुड़ जाते हैं। हर चाबी ताले में नहीं लगती, एक उसकी विशेष चाबी ही लगती है। अब दूसरा पद देखें। दूसरे पद में क्या होता है, उत्पाद बनाने के लिए सक्रिय संकुल जब एंजाइम उसमें कार्य करना शुरू करता है तो यह ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना था वह एंजाइम उत्पाद में उसे बदल देता है और उत्पाद आपस में अलग हो जाता है। और इस प्रकार देखते हैं कि जब एंजाइम उस अभिक्रियक पर कार्य कर एंजाइम पुनः अलग हो जाता है और वह सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में या उत्पाद में बदल जाता है। 4NH3 5 ऑक्सीजन NO बनाता है, NO फिर से ऑक्सीजन तो NO2 बनाता है और NO2 को जब जल के साथ हम ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए हम संपर्क विधि के प्रक्रम में हम बात करते हैं तो प्लेटिनम एस्बेस्टॉस और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं। लगभग इसमें ताप 673 से 723 केल्विन रखा जाता है। अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे पहले ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार करते हैं तो जिससे हमें ओलियम प्राप्त होता है H2H2O7 और फिर इस ओलियम का हम तनुकृत करके हम निश्चित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कि हमने उत्प्रेरण और एंजाइम पढ़ा, उसके संबंधित कुछ प्रश्न की। विषमांगी उत्प्रेरण के 4 उदाहरण दीजिए। उत्प्रेरक की सक्रियता एवं वरण क्षमता, जिसे हम सेलेक्टिविटी कहते हैं, का अर्थ क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए। जो अभी हमने ताला चाबी के क्रियाविधि की बात की थी उसको आपको इसमें लिखना है। उत्प्रेरक की सक्रियता और उसकी सेलेक्टिविटी, वर्णन क्षमता का उत्तर आपको वहां से मिल जाएगा। विषमांगी उत्प्रेरण के हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं, यह उसका उत्तर इसी अध्याय से आपको प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको ये अध्याय का दूसरा भाग समझ में आया होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।